मैं एक साइट पर ठेकेदारी का काम करता था। वहाँ बहुत से औरत और आदमी मजदूरी करते थे। एक दिन शाम के समय जब काम खत्म हुआ तो सारे मजदूर और काम करने वाली औरतें अपने हाथ पैर धोने लगी। मजदूर तसला, बाल्टी व फावड़ा उठाकर समेटने लगे। मुँह लगी कुछ मजदूरनी मेरी मोटरसाइकिल के आसपास मधुमक्खियों की तरह मंडराने लगी। मैं नखरे से भरी उनकी अदाओं को देख रहा था और शिकायत भरी मनोहार को सुन रहा था। उस दिन स्थानीय बाजार लगने के चलते कारीगरों को मजदूरी मिलती थी, लेकिन ज़रूरत के मुताबिक मजदूर बाजार के दिन से पहले भी मुझसे पैसे मांग लेते थे। बिमला मुझसे पैसे मांग रही थी और मैं आनाकानी कर रहा था। दूसरी मजदूरनी भी तगादा करने लगी थी, लेकिन मेरा ध्यान तो अपनी मोटरसाइकिल के शीशे पर था, जिसमें मुझे एक नई मजदूरनी का चेहरा दिखाई दे रहा था। सुरेखा नाम की यह मजदूरनी 5-6 दिन से ही काम पर आ रही थी। गोरा रंग, तीखे नैन नक्श, वो मुझको गजब की हसीन लगी थी। मेरा ठेका 2-3 जगहों पर चल रहा था, इसलिए मैं शाम को ही इधर आया करता था। जब मैंने पहली बार सुरेखा को देखा तो बस मेरे मुंह से निकला था, यह हीरा इस कोयले के ढेर में कहाँ से आई। मैंने एडवांस मांगने वालों को 300 दिए। विमला ने मेरे नोटों से भरा बटुआ देखा तो ललचाई नज़रों से वह बोली, बटुए में इतने रुपए भर रखे हैं और हमें 300 रुपये देने में भी बहाने करते हो, लेकिन मना तो नहीं करता कभी। मैं बोला। फिर सुरेखा को सुनाने के लिए ज़ोर से बोला, अरे मुनीम जी, और किसी को एडवांस चाहिए क्या? लेकिन सुरेखा ने तो जैसे कुछ सुना ही नहीं था। तब मैंने उसकी ओर देखकर कहा, तुझे चाहिए क्या? 400-500 रुपये। मैं तो परसों पूरे 550 लूँगी। सुरेखा ने 2 टूक बात कही और तसला उठाकर चली गई। सुरेखा की कमर पर नाचती हुई चोटी को देखकर मेरा मन हुआ कि मैं मोटरसाइकिल से उतरकर भीतर जाऊं और उसे पकड़कर अपनी बाहों में भर लूं, लेकिन मैं डरता था क्योंकि सुरेखा मेरे यहाँ काम करने वाले रमेश की मंगेतर थी और रमेश मेरा सबसे भरोसे का व मेहनती मजदूर था। रमेश जितना ईमानदार और स्वामी भक्त था, उतना ही निडर और स्वाभिमानी भी। ऐसे भरोसे के आदमी को मैं खोना नहीं चाहता था। एक दिन सुरेखा अपनी झुग्गी के बाहर साड़ी की ओट में बैठी कपड़े धो रही थी। उधर मैं भी किसी मज़दूर से बात कर रहा था। अनजान सुरेखा नहाने के लिए बैठ गई और मैं उसे देख रहा था। तभी पीछे से आकर मुनीम बोला, ठेकेदार, ये लड़की ऐसे हाथ नहीं आएगी। तब मुनीम जी, तुम ही कोई तरकीब बताओ, तुम भी तो पुराने शिकारी हो। मैं मुनीम से विनती करने लगा। मुनीम ने दूसरे दिन सुरेखा की ड्यूटी नई कॉलोनी में लगा दी, जहां एक नए सेक्टर में कुछ मकान बन चुके थे, कुछ बन रहे थे। सुरेखा को दीवारों पर पानी से छिड़काव करने के काम पर लगाया गया था। एक मकान पर छिड़काव करते हुए जब वह तीसरे मकान पर पहुंची तो वहां एक चारपाई पर मैं लेटा हुआ था। मुझे देखकर सुरेखा सहम गई। सुरेखा कुछ समझ पाती उससे पहले ही मैं बाज की तरह उस पर झपटा। मैंने सुरेखा के मुंह को दबाकर उसी चारपाई पर डाल दिया और फिर मैंने उसके साथ बेरहमी से बेबस सुरेखा अभी तक सहमी हुई थी। वह तन और मन की पीड़ा से अभी छूट नहीं पाई थी। अपने कपड़े संभालते हुए उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसकी ओर 500 रुपये का नोट फेंक कर मैं बोला, रख लो, काम आएगा। मेरी मुराद पूरी हो गई। मैं बहुत खुश था। मैंने मुनीम को भी खुश होकर 500 रुपये दिए। मुनीम ने कहा, ठेकेदार जी, अगर सुरेखा ने रमेश से कह दिया तो गजब हो जाएगा। अरे मुनीम, तू तो बेकार में डरता है। सुरेखा उससे कुछ नहीं कहेगी। दिन भर सिर पर तसला ढोती है, तब कहीं 300 रुपये मिलते हैं। मैंने तो उसे छूने के लिए 500 रुपये दिए हैं, इसमें क्या बिगाड़ा है उसका। मुनीम ने कहा, पर सुरेखा और तरह की औरत है।
अरे सब औरतें एक जैसी होती हैं, मैंने लापरवाही से कहा। दूसरे दिन सुरेखा काम पर आई तो मेरा बाकी शक भी चला गया। मैंने एकांत पाकर पूछा, सुरेखा तू खुश तो है ना? सुरेखा कुछ बोलने के बजाय मुस्कुराकर रह गई। मेरा चेहरा खिल गया। मैंने उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा तो वह बोली, आज नहीं कल, मेरी बात का भरोसा रखो, मैं बहुत खुश हुआ। सुरेखा जैसी सुंदरी अपनी इच्छा से कल का वादा कर रही थी। मैंने फिर जोर ज़बरदस्ती करना ठीक नहीं समझा। कल के सुहाने सपने संजोए मैं घर पर आया। मेरी बीवी जया खड़ी थी। उसकी आंखें सूजी हुई थी, जैसे वह काफ़ी देर तक रोती रही हो। मेरा माथा ठनका। मैंने पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं, जया का स्वर बुझा हुआ था। कोई बुरी खबर आई है क्या? नहीं, रमेश आया था। रमेश का नाम सुनते ही मैं चौंक पड़ा। मैंने पूछा, क्यों आया था? वो यह नोट दे गया है। मैं सहम गया। मैंने कहा, यह नोट तुम्हारे पास कैसे आया? मेरी बीवी ने बताया, तुमने सुरेखा को दिया था ना? हाँ, उसने मजदूरी के मांगे थे। पर रमेश तुम्हें क्यों दे गया? मैंने हैरानी से पूछा। वह चुप रही, लेकिन उसकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। मैं समझ गया कि उसके साथ रमेश ने क्या किया है। मुझे पूरी बात समझ आ गई है। मैंने उससे माफ़ी मांगी और जीवन में फिर कभी ऐसी हरकत ना करने की कसम खाई। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा था।